नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि यूनिट नंबर हमारा फर्स्ट है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर थर्ड है। तो हमने कल देख लिया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आज हम लोग बढ़ेंगे उसके आगे। तो एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए सबसे पहले, उसी के आगे जस्ट एक नोट लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1, जो कि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो लिखिए कंसीडर पोलर इक्वेशन is of the form C by R equal to A cos theta plus B sin theta। क्लियर है। हमने क्या कंसीडर किया, एक इक्वेशन कंसीडर किया, किसमें, पोलर इक्वेशन में। ठीक, किस तरीके से कंसीडर किया कि C बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस इक्वेशन को अब क्या लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, आर को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर हो जाएगा बी आर साइन थीटा। ठीक, इसको, और आप लोग जानते हैं कि जो आर कास थीटा होता है वो एक्स के बराबर होता है और आर साइन थीटा किसके बराबर होता है, वाई के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिखिएगा सिंस एक्स इक्वल टू आर कास थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से हो गया ए एक्स प्लस बी वाई। और आप लोग जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू किसी भी स्ट्रेट लाइन का है, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये किसमें डिनोट करता है, जो ये इक्वेशन आपको मिल रहा है किसकी इक्वेशन है, आप लोग पढ़े हैं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसी इक्वेशन को हमने चेंज करके इसमें लिखा है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो भी क्या है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। किसमें, ये किसमें इक्वेशन है, ये पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन हो गया। यानी कि उसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ चेंज करके ये समझने के लिए आपको इसमें चेंज किया गया है, ताकि आपको ये पता चले कि ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमने यहाँ केवल कंसीडर किया था, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता था। लेकिन जैसे हमने इसको चेंज किया, इसके रूप को चेंज किया, तो हमें पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे किसी के रूप कई तरीके के हो सकते हैं ना, मान लीजिए दूसरे रूप में है तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं, मूवी वूवी देखते होंगे तो उसमें कुछ दिखाते हैं ना कि जब वो अपना रूप चेंज कर लेता है तो आप लोग नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन फिर जब वो अपने असली रूप में आता है, जैसे जो आप लोग मूवी देखे होंगे कि नागिन वाला, इच्छाधारी नागिन, जो अपनी इच्छा से रूप बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिए इसका जो शेप है यानी कि रूप है सी बाई आर इक्वल टू ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, यानी कि ये पोलर कोऑर्डिनेट में जब रहेगा तो ये अपना रूप किस तरीके से बदलेगा, इस तरीके से। जैसे कोई इच्छाधारी नागिन होती है, जब सांप के रूप में जाती हो तो सांप दिखने लगती है, जब इंसान के रूप में आती है तो इंसान दिखने लगती है। ठीक इसी प्रकार जब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा, और जब ये कार्टेशियन इक्वेशन में आएगा तो इस तरीके से दिखेगा। तो किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, आप तो व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे। तो ये किसी का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, तो वही लिखिए। तो नीचे लिखिए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लिखिए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन नंबर सेकेंड रिप्रेजेंट, इक्वेशन नंबर सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेंस, तो बताइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेंस इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर।
ये जनरल इक्वेशन है। इसके पहले जो हमने इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकाला था वो वहाँ पर कंडीशन थी कि क्या हो, जो स्ट्रेट लाइन हो उसकी पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, p। उस केस में हमारा क्या आया था, इक्वेशन सही है, p इक्वल टू आर कास थीटा माइनस अल्फा आया था ना, यही आया था ना, जहाँ अल्फा क्या था, एंगल था किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। क्लियर है सबको? वो तो एक पर्टिकुलर केस था, लेकिन अभी जनरल है, ये सभी के लिए लागू होगा। इस पर अगर इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई कर देंगे इस वाले इक्वेशन में तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे एक क्वेश्चन लिखिए जिसका आंसर यही है, जो नोट पॉइंट हमने लिखाया है पूछा जाता है और 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में। क्लियर? चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक चित्र भी बना लीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन का है, तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि हमने ऐसे पैरेलल खींच दिया है, पेपर पे ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधा रेखा। ठीक, तो ये भी किसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको डिनोट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। क्लियर है ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी डिनोट करेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए तो ए वाला लिखेंगे आप लोग, और जब कहा जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का तो ए वाला लिखा जाएगा। ठीक, आर और थीटा में रिलेशन, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर सी कांस्टेंट है। ठीक, क्लियर हो गया सबको? तो क्वेश्चन लिख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर यही नोट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, कैसे पूछा जाएगा, कहेगा सो दैट एवरी इक्वेशन सी बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइटिंग समझ में आ रही सबको? तो एक क्वेश्चन पूछेगा, कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि एवरी इक्वेशन, जो इस टाइप के जितने भी इक्वेशन होंगे, सी बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे प्रूव करेंगे, यही दिखाएंगे कि ये तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखे हैं, तो यही इक्वेशन यही है, दोनों सेम ही है, बस एक कोऑर्डिनेट उसमें पोलर कोऑर्डिनेट में है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो ये भी अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि पैराबोला का हो जाएगा या सर्किल का हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई इच्छाधारी नागिन है तो वो अपना रूप चेंज करेगी तो वही रहेगी ना, बस उसका रूप चेंज हो जाएगा, इंसान से सांप बन जाएगा, जबकि अब जब सांप से इंसान बनेगी लेकिन एक ही व्यक्ति तो चेंज हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार वही व्यक्ति हमारे यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक, इसका आंसर लिख लीजिए, आंसर में करके लिख लीजिए, आंसर नोट नंबर 1। तो वहाँ ऐसे मत लिख दीजिएगा, बहुत लोग एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं नोट नंबर 1, तो वो लोग क्या जानेंगे कि नोट नंबर 1 क्या है। यहाँ पूरा डेरिवेशन ही पूरा लिखना होगा आप लोगों को। लिखेंगे कंसीडर, आंसर में यही लिख लीजिएगा, नीचे भी हमने नोट लिखा दिया, लेकिन एक बार और आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से लिखिएगा आप लोग, क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिख के फिर यहाँ पर लिखना होगा कंसीडर पोलर को इक्वेशन इन इज ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हमें दिया ये, उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद चेंज करके इसको दिखाना है, उसके बाद आप लोगों को ये लाइन लिख देनी है, उसके बाद आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए, अब हम लोग पढ़ते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर हमें दिया रहता था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो हम लोग क्या करते थे, इसके कोफिशिएंट को चेंज करते थे और इसके बीच का क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे ना। पैरेलल में केवल कोफिशिएंट चेंज करते हैं, जबकि परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, कोफिशिएंट तो चेंज ही करते हैं, बीच में साइन यानी माइनस कर देते थे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू सी। ये स्ट्रेट लाइन का हो गया। ठीक, अब इसके परपेंडिकुलर के ए, अगर इसका इक्वेशन क्या है, जो ये वाली लाइन दी हुई है, अगर इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ सी नहीं होगा और एक चेंज हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे यहाँ पर सी था वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, इस साइड वाला यहाँ पर लेमडा या कुछ ऐसे मान के आप लोग चलते थे। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू यहाँ पर लेमडा कर सकते हैं या दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो हमने एंगल माना है तो एंगल मत मानिए है, लेमडा कोई दूसरा कांस्टेंट। और हमें एक वैल्यू दी रहती है कि कोई पर्टिकुलर आपको एक वैल्यू कंडीशन दी रहती है जिससे लेमडा की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे।
ठीक, आप लोग निकाले हैं इक्वेशन, इंटर में पढ़ के आए हैं, तो ये सारी चीज़ें 9-10 की ही हैं जो यहाँ पर यूज हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। तो चलिए लिखिए अगला नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्लियर, समझ में आ रहा है सबको ना? जहाँ ना समझ में आया करिए आप लोग बता दिया करिए। क्लियर है सबको बातें? चलिए लिखिए नोट नंबर 2। लिखिए कंसीडर पोलर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। अब पोलर इक्वेशन में कभी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे? C/R इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा। इसको याद रखिएगा हमेशा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दीजिए। हमने एक इक्वेशन माना कि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? C इक्वल टू RA cos थीटा, R से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको RB sin थीटा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू A बाहर कामन ले लीजिए तो R cos थीटा लिख सकते हैं इसको, और इसको अगर यहाँ पे B कामन ले लें तो क्या हो जाएगा? R sin थीटा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या R cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? X एंड R sin थीटा इक्वल टू Y। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा? C इक्वल टू A, इसकी जगह पर क्या रखेंगे? X, इसकी जगह पर क्या रखेंगे? BY इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। यहाँ लिखिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ना, तो यहाँ से लिखेंगे। अब इसके परपेंडिकुलर अगर हमें स्ट्रेट लाइन, देखिए ए भी स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है ए भी स्ट्रेट लाइन है। अब इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगा बताइए? हम लोगों को जो पता है वही लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट चेंज करेंगे और इसके बीच का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज किसका लिख रहे हैं? जो कि परपेंडिकुलर है। विच कहने का मतलब जो कि परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन के? सेकेंड नंबर के, जो हमारा कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, लाइन सेकेंड, इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा बताइए? आप लोग पढ़े हैं अभी तक, BX माइनस AY इक्वल टू लेमडा। लेमडा क्या है? कांस्टेंट। वेयर जहाँ पर लेमडा इज न्यू कांस्टेंट। लिख लीजिएगा सारी बातें जिससे आप लोगों को पता रहे। क्लियर है? चलिए, तो दैट इज यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए? तो x की जगह पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं फिर से, जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट किए थे वहाँ पर तो इस फॉर्म में आ गया था, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? B, x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना लिखेंगे? R cos थीटा माइनस A है ही, y की जगह पे क्या लिखेंगे? सॉरी, x की जगह पे साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ साइन थीटा लिखिएगा और y की जगह पे R cos थीटा। ठीक से, x की जगह क्या, सॉरी x की जगह R cos थीटा लिखना है। चलिए लिख लीजिए यहाँ से B R cos थीटा माइनस A, y की जगह पे R sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा। ये इसके परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन के, यानी कि इसके भी परपेंडिकुलर ये होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन सेम ही है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये लाइन है, ठीक, इस लाइन को इक्वेशन नंबर 1 ही दिखा रहा है पोलर इक्वेशन में, और इक्वेशन नंबर 2 भी दिखा रहा है इसको, किस में? कार्टेशियन इक्वेशन में। तो ये स्ट्रेट लाइन तो वही रही ना, बस इक्वेशन का चेंज हुआ ना, इसका इक्वेशन चेंज हुआ लेकिन स्ट्रेट लाइन तो वही रही। और इसके परपेंडिकुलर हम लिख रहे हैं दूसरा इक्वेशन जो कि 90 डिग्री पे है। कौन सा लिख रहे हैं? BX माइनस, यानी इक्वेशन नंबर इसको कुछ दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 भी दिखा रही है किसको? इक्वेशन नंबर 3 इसको दिखा रही है, परपेंडिकुलर लाइन को। तो इससे जो इक्वेशन मिलेगा पोलर इक्वेशन, वो भी दिखाएगी। मान लीजिए वो इक्वेशन नंबर 4 बनेगा तो इक्वेशन नंबर 4 भी क्या दिखाएगी? इसी लाइन को, यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन नंबर 4 डिनोट करेगा। समझ में आ गई सबको बातें डायग्राम से? तो डायग्राम भी बना लीजिएगा समझने के लिए। तो यहाँ लेमडा ही हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? तो इसको इस साइड लिखेंगे तो हो जाएगा AR साइन थीटा प्लस BR cos थीटा इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे, चलिए
अगर इसको लिखेंगे माइनस है तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं आर ए, ध्यानपूर्वक देखिए इधर लेमडा है, तो अब देखिए आर को इधर लेते आइए तो डिवाइड में चला जाएगा आर, यहाँ से कॉमन लेके आर, तो यहाँ से मान लीजिए आर हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ माइनस साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस यहाँ बी कॉस थीटा बचा ना, और इधर लेमडा। तो यहाँ से देखिए अब क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए माइनस में है तो ए रहेगा ही, और साइन को लिख सकते हैं क्या, कास पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा से, यानी माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, पढ़े हैं आप लोग ना, ये कास 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दूसरे कोऑर्डिनेट में है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कास का साइन होगा और माइनस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कास का, तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस बी, और कास थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कास थीटा को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, और देखिए साइन इसका पॉजिटिव ही रहता है, साइन का, साइन में निगेटिव नहीं आता, बस साइन चेंज होता है, तो साइन कास में चेंज होगा लेकिन इसका जो साइन रहेगा पॉजिटिव, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल लेमडा बाई आर। देखिए वहाँ सी था, यहाँ पर क्या हो गया लेमडा। क्लियर हो रही सबको बातें कि किसी को डाउट है अभी भी, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, तो ये हमारा एक नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। तब देखिए क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर लाइन आई है तो देखिए सेम टू सेम ही है, यहाँ पर क्या है, केवल ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो यहाँ पर ए कास थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब थीटा की जगह परपेंडिकुलर अगर लिखना हो तो थीटा पाई प्लस 2 प्लस थीटा रखेंगे, और सी की जगह क्या हो जाएगा, हमारा एक नया कांस्टेंट लेमडा आ जा रहा है, तो सी की जगह हमारा लेमडा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। क्लियर हो गई सबको। तो थीटा की जगह पे अगर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसी इक्वेशन में थीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग, पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी उस थीटा में पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, और जो हमारा सी है उसकी जगह पे दूसरा कांस्टेंट लेमडा ले लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बना। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है किसका इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को हमने चेंज करके इसके फॉर्म को चेंज करते करते इस फॉर्म में ला दिया है। समझ में आया सबको। तो चलिए इसके नीचे लिखिए अब, लिखिए यहाँ से, समझ में आ रही सभी को बातें। चलिए अब इसके नीचे लिख लीजिए स्टेटमेंट कुछ, जिससे आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाए। तो यहाँ से लिखिए इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to the line फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो लाइन हमारा फर्स्ट है उसके इक्वेशन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 इस प्रकार लिखिए, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to a given straight line ऑब्टेन बाई, कैसे ऑब्टेन किया जाएगा उसी बारे में बताया जा रहा है, ऑब्टेन बाई रिप्लेसिंग, जो हमने अभी कहा ना रिप्लेसिंग ऑफ 1/r को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/r, रिप्लेसिंग ऑफ 1/r बाई और न्यू कांस्टेंट 1/r को किससे रिप्लेस करेंगे, एक न्यू कांस्टेंट से, एंड थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा रिप्लेस किससे करेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा, फ्रॉम लिखिएगा यहाँ, फ्रॉम गिवन, किससे करेंगे इसमें, ये सारी चेंजेस कहाँ करेंगे, जो हमें गिवन
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो रही है सबको बातें? अगर किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा। समझ में आ गया सबको? क्या भी डाउट है? यहाँ देखिए सी बाई आर था हमारा, चेंज हो रहा था ना, तो यहाँ सी लिखिएगा। सी की जगह किससे रिप्लेस करते हैं? सी की जगह क्या चेंज करते थे? अ न्यू कांस्टेंट। क्या रखते थे सी की जगह पे हम लोग? तो सी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? लेमडा बाई आर। जैसे सी बाई आर था यहाँ पर, तो हमने क्या रखा, इसको चेंज किया लेमडा बाई आर। तो इससे न्यू कांस्टेंट से हम लोग रिप्लेस करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ रही सभी को बातें? चलिए, ये बता रहा है कि वही जो हमने यहाँ भी निकाला है कि कैसे प्राप्त करेंगे इक्वेशन को, वही हमने स्टेटमेंट लिखा है। यहाँ पर कह रहा है 10 इस प्रकार जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। कह रहा है कि जो एक हमारा इक्वेशन होगा, किसका इक्वेशन, जो ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा, वो गिवन जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा उससे कैसे मिलेगा ये वाला इक्वेशन। क्या करेंगे, जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, जो हमारा थीटा है उसकी जगह पे पाई बाई 2 प्लस थीटा रखेंगे, और जो हमारा सी बाई आर है उसकी जगह क्या रखेंगे, लेमडा बाई आर रखेंगे। क्लियर? बाई अ न्यू कांस्टेंट आप लोग लिख सकते हैं, बाई अ न्यू कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट भी अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा। न्यू कांस्टेंट के आगे आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना हो तो, कि क्या, लेमडा बाई आर। क्लियर? तो लेमडा की वैल्यू कुछ होगी तो लेमडा बाई आर आपको मिलेगा। क्लियर है सबको? लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं न्यू कांस्टेंट लेमडा बाई आर, एंड करके लिखिए थीटा रिप्लेस इतना, एंड कर लीजिएगा बीच में। ठीक, ऐसे भी लिखेंगे तभी ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ बता ही दिए हैं तो आपको दिख ही रहा है। इतनी बातें सबको समझ में आई? किसी को कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ डाउट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में शायद उसको डिस्कस भी कर लें जो आपको डाउट रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें हम समझ के चलेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं, और उन सब टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ें। अब हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। हो गया सभी का? चलिए अब अगला हेडिंग लगाइए इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब पढ़ेंगे सर्कल का इक्वेशन, तो लगाइए इक्वेशन ऑफ सर्कल। जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ी हैं क्लास इंटर 12 में पढ़े होंगे, सारे कार्टेशियन इक्वेशन में पढ़े थे अभी तक। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सारी चीज़ें चेंज करते चलिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, हम बता दे रहे हैं। जितने वीडियो में हम बताए हैं कि जिसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है तो उसका डेरिवेशन याद कर लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा हम आपको बताएंगे कि कौन सा डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए लिखिए इक्वेशन ऑफ। जैसे ये पूरा यूनिट ख़त्म होता है तो हम बता देंगे इसमें कौन से टॉपिक से आपको डेरिवेशन मिलेगा, कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, और कौन सा डेरिवेशन कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे वीडियो में हम बताते चलेंगे कौन सा पूछा जाता है। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारा नया टॉपिक होगा। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार कर लेते हैं। तो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चाहिए होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम ओ कहते हैं, नाम क्या है इसका, पोल है, और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग ए, जो ए लाइन को डिनोट करता है, उसे कहते हैं इनिशियल लाइन। ठीक, तो इसे लिख लीजिएगा इनिशियल लाइन। तो ये पूरा का सिस्टम जो बना, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना। अब हम लोग लेते हैं एक सर्कल, तो एक सर्कल बना लीजिएगा, सुंदर सा फ़ोटो बना लीजिए, एक सुंदर सा फ़ोटो। तो इस समय इंडिया के कल्चर में आ गया है कि सेल्फी बहुत लोग ले रहे हैं, तो आप लोग फ़ोटो भी बनाइए इसका। तो फ़ोटो बनाना सीखिए आप लोग, जिस तरीके से आप लोग मोबाइल से फ़ोटो लेना सीख गए हैं, कॉपी में भी फ़ोटो बनाना अच्छे से सीखें। तो ये सेंटर है, तो सेंटर को पहले मिलाएंगे कहाँ से, पोल से। तो पोल से सेंटर को मिला लीजिए। इसका जो हम मानेंगे, जो इसका कोऑर्डिनेट है, हम लोग मान लेंगे r1 कामा थीटा। तो इसको मान लीजिए r1 कामा थीटा 1, इसका क्या है, कोऑर्डिनेट है जो वो यहाँ पर। इसको सेंटर को कह दीजिए c, और इस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए p, जो कि वेरिएबल है, घूम रहा है इसी सर्किल में। तो हम कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं वो पॉइंट। तो हम कहते हैं ये पॉइंट क्या है, हमारा p है, जो कि वेरिएबल है,
आर कामा थीटा, ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर लड़के क्या होते हैं कि अगर हमने यहाँ ले लिया पॉइंट तो वो लोग सोचेंगे कि यही पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट आप लोग चेंज कर सकते हैं ना। आर कामा थीटा की वैल्यू मान लीजिए आपने पहली बार में 1,2 रखा, फिर बाद में आपने 3,4 रख दिया, तो चेंज तो होगा ना कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो इसी सर्किल पे आप लोगों का चेंज होगा। ठीक, तो इसको मिलाएंगे तो इसके लिए जो अगर लिखे हैं तो इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, आर होगा, और इसका क्या होगा रेडियस वेक्टर R1 होगा, ये वाली जो है डैश डैश लाइन। तो 2 लाइन आप लोग 2 पेन का यूज कीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्लियर है। और रेडियस इसका हम लोग मान रहे हैं कि जो इसका रेडियस होगा वो R होगा, सॉरी R कह रहे हैं A होगा। इसका रेडियस हम लोग मान रहे हैं, जो रेडियस है सर्किल का वो A है। तो रेडियस A है तो ये सब जगह रेडियस इसका A रहेगा। इधर डायरेक्शन में लेंगे, अगर इधर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, A ही रहेगा। इस डायरेक्शन में लेंगे तब भी A ही रहेगा ना। क्लियर है सबको। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया A, और वही फार्मूला लगा देंगे दो डिस्टेंस के बीच का। जो डिस्टेंस निकालते थे फार्मूला क्या निकालते थे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे निकालते थे, √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 काश थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो हमें सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके लिए जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा होगा इसके लिए पूरा का पूरा। अब इसके लिए क्या होगा बताइए, जो यहाँ से यहाँ इस लाइन के लिए होगा वो कितना हमने माना है, थीटा 1, तो ये हो जाएगा थीटा 1। सबको क्लियर आ रहा है। और यही बात की जाए इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल होगा, इसके बीच का एंगल, तो कितना हो जाएगा हमारा थीटा 2, पहला क्या है थीटा माइनस थीटा 1 होगा, सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा होगा, किसके बीच का, इसके जो हमने ये अभी बनाया है। ठीक, तो अलग से अगर बनाना चाहे तो ट्रेंगल बना लीजिए अलग से। हमें ट्रेंगल एक मिल गया किस तरीके से, यहाँ हमारा पोल है, इससे एक पॉइंट हमारा यहाँ P है, तो P पॉइंट, एक पॉइंट हमारा क्या है C है, तो ये C है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, R कामा थीटा, और यहाँ का क्या है हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट R1 कामा A हमेशा गिवन रहेगा आपको, सेंटर गिवन होगा, रेडियस इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी हमेशा, तब आपको इक्वेशन निकालना है। तो ये चीज़ें गिवन रहेगी हमेशा आपको, R1 कामा थीटा। तो वेरिएबल क्या है, R कामा थीटा, यानी R कामा थीटा में एक इक्वेशन निकालना है। क्लियर हो गया सबको। तो इसके बीच का हमारा जो एंगल मिला कितना मिला, थीटा माइनस थीटा 1, और इसके बीच का जो सेपरेशन है यानी कि डिस्टेंस है इसके बीच का कितना है, A है, रेडियस। तो ये हमें कोई ट्रेंगल मिल गया। अब ये ट्रेंगल जो है ना तो ही एक ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर वो सॉरी राइट एंगल ट्रेंगल है, कोई सा भी ट्रेंगल हो सकता है। ठीक, राइट एंगल ट्रेंगल भी कभी बन जाएगा कभी नहीं बनेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम एक जनरल फार्मूला जानते हैं कि अगर इसको निकालेंगे कास थीटा माइनस थीटा 1 तो क्या मिलेगा, जो इसका डिस्टेंस है, अब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ R होगा, यहाँ पर R1 हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर होगा R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस किसका, जो हमारा इधर है A का स्क्वायर बटे में क्या 2R1 R। क्लियर है सबको। यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इतना पहले आप लोग फोटो बना लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो फोटो बन गया। किस सर्किल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, जिसका जो सेंटर है, सेंटर के लिए जो उसका सेंटर है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1 एंगल, किससे, इनिशियल लाइन से। और जबकि जो उस पर पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट P का रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P वो किस इनिशियल लाइन से कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जबकि इसका सेंटर कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1। तो उस सर्किल का हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया सबको, फोटो बन गया। चलिए लिखिए, अब यहाँ लिखिए लेट, हमने माना C R1 का हमारा थीटा 1 बी द सेंटर ऑफ सर्किल and A small a be the radius of circle। क्लियर हो गया। इतनी बातें हमें हमेशा गिवन रहेगी ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आपको निकालना है इक्वेशन। तो अब हम मान लेते हैं, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। हमने माना लेट P R कामा थीटा बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक, हमने एक पॉइंट ले लिया। अब यूज करेंगे इस ट्रेंगल का, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल बना बताइए, OCP।
तो OCP। तो क्या लिखेंगे बताइए, यूज फार्मूला करिए यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर तब क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस E का स्क्वायर बटे में 2R इंटू R1। फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। अगर कभी भी आपको कोई ट्रेंगल दिया है, अब वो राइट एंगल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो राइट एंगल के लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं। मान लीजिए वो राइट एंगल नहीं है और ये एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो इसके जस्ट जो सामने होता है भुजा या साइड होती है, तो इसके लिए जो फार्मूला निकलता है तो cos थीटा, और ये जो थीटा जिसके द्वारा बना गया है, जिस भुजा के द्वारा बनाया गया, एक तो इस भुजा द्वारा बनाया गया है, एक इस भुजा द्वारा बनाया गया, तो जिस भुजा द्वारा बनाया रहेगा उसका वर्ग करके ऐड करेंगे, और जो नहीं शामिल है इस एंगल को बनाने में उसको घटाएंगे स्क्वायर करके, और बटे में 2 करेंगे, और जो शामिल थे उनका मल्टीप्लिकेशन A इंटू B। तो इस फार्मूले से ही हमने यहाँ पर लिखा है, तो हम फार्मूला बता दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग लिख लीजिए। इंटर में सारी चीज़ें डेरिवेशन कराई जाती हैं, शायद 11th में या 12 में, ठीक, और 10th में तो मान लीजिए थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये 11th और 12th में मिलता है आप लोगों को। क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिखिए, तो R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2R इंटू R1 cos थीटा माइनस थीटा 1। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि थीटा किसका एंगल है, ये सेंटर का एंगल है, जबकि थीटा किसका एंगल है, उस पर पॉइंट का एंगल है। किसके द्वारा बनाया गया, इनिशियल लाइन द्वारा बनाया गया, ठीक, क्लियर है ना, कहाँ से एंगल बन रहे हैं, इनिशियल लाइन से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से सही से लिखना चाहें तो उसको भी इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा हमारा R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इधर जब आएगा तो हो जाएगा माइनस 2R1 cos थीटा माइनस थीटा 1। क्लियर है, इधर साइड कर लीजिएगा, ये फार्मूला इधर हमने लिखा है, यहीं तक है हमारा इक्वेशन, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर अब 0। अब A को उस साइड लेते चले जाइए, तो A को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 cos थीटा, यहाँ थीटा रहेगा cos थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू इधर आएगा A, तो A पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक तरीके से देखिए तो वही डिस्टेंस वाला फार्मूला आ गया आपका, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला ही आपका क्या है, सर्कल का इक्वेशन। तो यहाँ A क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो रेडियस ऑफ सर्कल का स्क्वायर होगा वो क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्या आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जिनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक, तो वही हमारा यहाँ पर उसी फार्मूले से हमने यूज करके निकाल लिया है। तो यहाँ लिख दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 को दे दीजिए, इक्वेशन नंबर स्टार दे दीजिए, और यहाँ नीचे लिखिए इक्वेशन नंबर स्टार इज एक स्टार रिप्रेजेंट करने का मतलब दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, हिंदी मीडियम वाले जान लें। तो इक्वेशन नंबर स्टार रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस, हैविंग कहने का मतलब उसके पास है, क्या रख रहा है, रेडियस कितना रख रहा है उसके बारे में कहा जाता है। रेडियस, हैविंग रेडियस कितना, स्मॉल ए, उसका रेडियस कितना है स्मॉल ए, एंड सेंटर किसका इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या है बताइए, R1 कामा थीटा 1। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आज हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है कि सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक हो गया क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। चले आगे बढ़ें। अब इसमें देखेंगे पर्टिकुलर केस, कुछ कंडीशन होंगे, उसमें क्या इक्वेशन के सर्किल मिलते हैं, इक्वेशन मिलता है सर्किल का, उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए पर्टिकुलर केस, इसी के अंतर्गत चलेगा, तो हेडिंग लगा लीजिए पर्टिकुलर केस। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर केस देखा था ना, कि जब क्या हो, सेंटर से पोल से कि स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिले, डिस्टेंस दिया हो, तो एक पर्टिकुलर केस था। तो ठीक यहाँ पर भी पर्टिकुलर केस लिखेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट लिखे यहाँ, केस फर्स्ट, पहला केस क्या लिखेंगे, लिखिए व्हेन जब पोल लाइज माने उस पर चला गया, जहाँ पर जाएगा, ठीक, लाइज ऑन द
सर्किल। कहाँ पर है, लाइज का मतलब कहाँ पर है, का पोल इसका, तो वही कह रहा है व्हेन जब पोल लाइज ऑन द सर्किल, यानी सर्किल पे चला गया है। सर्किल पे कहने का मतलब जैसे ये हमारा सर्किल है, अब जो हमारा पोल पहले यहाँ था और हमारा इस इनिशियल लाइन यहाँ था, लेकिन अब कह रहा है कि पोल हमारे सर्किल पे है, तो इस सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे हो सकता है पोल हमारा यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ, यानी कहीं एक जगह है। तो मान ले रहे हैं हम यहाँ है और तब यहाँ से इनिशियल लाइन खींचेंगे। तो वही यहाँ पर चित्र बना लीजिए फोटो इसी केस के अनुसार, तो जो कहा है उसके अनुसार हम लोग अपना बनाएंगे। तो ये हमारा सर्किल हो गया, क्लियर है। और कह रहा है कि पोल सर्किल पे आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पर है सर्किल पे, सेंटर इसका यहाँ रहेगा ही सी, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमारा सेंटर सी हो गया। तो यहाँ पोल आ गया हमारा, तो यहाँ हो जाएगा ओ, क्लियर। पोल हो गया, इसको नाम दे दीजिए पोल। ये हमारा ए है तो इसको लिखेंगे ए पूरा क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, सारी चीज़ें दिख नहीं रहा क्या, आप दिखेगा, ठीक, इनिशियल लाइन। तो यहाँ से बताइए जब सेंटर अगर जो है हमारा सेंटर का अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस, तो ये रेडियस जो हमारा r1 था यहाँ पर, r1 किसके बराबर हो गया, a के हो जाएगा कि नहीं, पहले बताइए, क्लियर है सब लोग। क्योंकि रेडियस हमारा इधर भी ये होगा, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट के बीच, यानी सर्कल पे किसी पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाते हैं तो क्या होता है, वो रेडियस के बराबर होता है। तो पोल हमारे यहाँ से आ गया, तो r1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, r1 की वैल्यू a के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग r1 = a। तो डायग्राम थोड़ा छोटा है तो हम नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, आप लोग समझिएगा। तो इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, a, θ1। तो यानी यहाँ से इसका जो एंगल है वो θ1 है, और जो यहाँ पर रेडियस है ए हो गया, और पॉइंट हमारा कहीं यही था P, तो हम P यहाँ पर लेंगे हमारा। तो यहाँ से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है उसको लिखेंगे क्या है हमारा R, तो ये R, θ। तो यहाँ से इसका एंगल कितना है, θ, क्लियर है। तो यहाँ θ है पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। और इसको मैच करा दीजिए। तो ज़रूरी देखिए दिखने में लग रहा है परपेंडिकुलर, तो आप इधर लेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा, या P को इधर ले लेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा। तो आप इसको परपेंडिकुलर वाला केस लेके मत चलिएगा, आप लोग थोड़ा इधर या इधर घुमा के रखिएगा, जिससे आपको ये ना दिखे 90 डिग्री ही हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि P इधर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर थोड़ी ना जाएगा, ऐसे बनेगा तो इसका ग्राफ चित्र बनेगा। अगर इधर कर देंगे तो फोटो हमारा ऐसे बनेगा, तो क्या परपेंडिकुलर है, इसके बीच का एंगल नहीं। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, θ - θ1। तो वही हमारा तो निकाल चुके हैं, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो बस यही केस बना हमारा, क्या देखना था कि यहाँ r1 जो है a के बराबर हो गया। तो ये जो हमारा रेडियस था a, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है तो ये भी तो a ही रहेगी ना, तो वही बनाना था। तो फोटो बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बीच का एंगल आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, सर्किल थोड़ा बड़ा बनाइएगा आप लोग, जिससे सारी चीज़ें लिख पाएँ उस फोटो में। फ़ोटो का मतलब कि अगर फ़ोटो बना रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों का कोई अगर स्टेटमेंट कोई नहीं पढ़ता। अगर मुझे अगर कॉपी चेक करना हो तो स्टेटमेंट थोड़ी ना पढ़ेंगे, पहले तो डायग्राम देखेंगे कि आपने डायग्राम सही से बनाया है कि नहीं। और डायग्राम में अगर सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर दिए हैं और यहाँ छूट भी जाती है आपको लिखने में, तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए लिखिए, इन दिस केस CASA क्या मिलेगा बताइए। इन दिस केस R1 क्या मिल गया हमें, A, क्लियर। अब बहुत लोग कहेंगे इसका हो जाएगा A, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यहाँ है ना, यहाँ जाएगा तब भी देखिए डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जब खींचेंगे लाइन तो ये वाली लाइन इससे बड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ खींचेंगे तो इसकी लाइन बड़ी हो जाएगी, या यहाँ से लिखेंगे छोटी हो जाएगी। और मान लो यहाँ पॉइंट हो गया तो और छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर A इधर नापेंगे इधर, सर्किल का यही डिफिनीसन है कि डिस्टेंस क्या होने जाना चाहिए, कांस्टेंट। अगर A है जो कांस्टेंट ही रहेगा, क्लियर है। तो R1 = A, तो पुटिंग R1 = A इन इक्वेशन स्टार। अब बहुत लोग कहेंगे ये केस कैसे बनाएंगे, जब भी ये वाला केस पूछे आपको दिखाइए पर्टिकुलर केस कि व्हेन द पोल लाइज ऑन द सर्किल, तो सबसे पहले आपको ए वाला इक्वेशन निकालना होगा। उसके बाद लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, व्हेन जब द पोल लाइज ऑन द सर्किल, ये इक्वेशन निकालना होगा। यही केवल पूछे तब भी ये इक्वेशन निकालना है। अगर इसका पूछ रहा है तो इसको निकालेंगे, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर केस पूछ रहा है तब इतना निकालें। अगर केवल कहे कि सर्किल का इक्वेशन निकालिए तो यहाँ तक, तब आपको केस नहीं दिखाना है, ठीक। जब आपसे पर्टिकुलर केस पूछे तो इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी होंगी तब आपको। तो क्या कितना लिखना है ये भी ज़रूरी है। बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि आंसर राइटिंग में कितना अपना आंसर दें। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग अभी इंटर से आए हैं, आप लोगों को लिखने के तरीके को बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि आप केवल कैलकुलेशन करना जानते हैं सारी चीज़ों का, न कि लिखना।
आप लोग आंसर लाना केवल जान रहे हैं, मुझे पता है, और सभी को जो इंटर से आते हैं उनको यही केवल पता रहता है। बिगेट, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रखेंगे वैल्यू तो आर की जगह पे आर स्क्वायर ही रहेगा, R1 की जगह पे क्या रखना है ए स्क्वायर, तो ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा -2 आर की जगह पे आर, R1 की जगह पे ए रखेंगे, कास थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ देखिए आर स्क्वायर है तो लिखेंगे आर स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर से इधर प्लस है, ए भी प्लस है तो मर जाएगा ये दोनों, यानी कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा -2 आर ए कास थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू इधर 0। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, तो हमें क्या मिला यहाँ से, आर स्क्वायर -2 आर ए कास थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमें, आर -2 रहेगा ही, ए भी बचेगा, कास थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि आर 0 होगा नहीं, ठीक, तो आर की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी कभी 0 हो भी सकती है, नहीं भी होगी, तो यानी कि आर 0 नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट 0 होगा। अगर आर मान लीजिए 0 नहीं हुआ तो ये वैल्यू 0 होगी, तभी हमें क्या मिलेगा 0। मान लीजिए अगर आर डज नॉट इक्वल टू 0 तब कौन सी क्वांटिटी 0 होगी। मान लीजिए x इंटू 2 इक्वल टू हम 0 बोल रहे हैं, तो यानी 2 तो 0 है नहीं, तो कौन सी क्वांटिटी 0 होगी, x, यानी x इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर r इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे क्या, r -2a cos थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ 0 नहीं मिलेगा, इसको इस साइड ले आए तो पॉजिटिव हो गया, तो 2a cos थीटा माइनस थीटा 1। तो पर्टिकुलर केस यानी कि जब हमारा क्या करे, पोल सर्किल पे लाई करे, उस केस में जो हमारा इक्वेशन मिलेगा किसी भी सर्किल का, वो r इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस थीटा 1। वेयर करके लिख लीजिए जहाँ पर सारी चीज़ें हैं, वेयर, जहाँ a क्या है, a इज द रेडियस ऑफ सर्किल। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको? सारी बातें हो गई यहाँ तक? चलिए अब दूसरा केस लिखिए, केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड समझ में आ रही है सभी को? कॉलेज में तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे शायद, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं अब तक, तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया था। तो आप लोग बताइएगा कॉलेज में कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया है, ठीक। तो यहाँ लिखिए दूसरा केस हमारा जो है, व्हेन द पोल, एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर दीजिएगा, लाइज। अगर एक केस पूछे तो पहले वाला भी निकालना होगा, जो पहले हमने निकाला है इक्वेशन का सर्कल, तो उसके बाद एक केस नहीं करना है। अगर ए वाला पूछे तो ए डायरेक्ट केस करेंगे, अगर ए वाला केस पूछेगा तो पहले वाला जो निकालेंगे इक्वेशन सर्कल का, उसके बाद एक पर्टिकुलर केस लिखेंगे, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो आप केस कैसे लगाएंगे। केस नंबर ए, लाइज ऑन द सर्कल, कह रहा है कि पोल हमारा सर्कल पे लाई करे, एंड इसमें दूसरा कंडीशन और जुड़ जा रहा है कि जो इनिशियल लाइन है, एंड इनिशियल लाइन टेकन एज अ डायामीटर। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो इनिशियल लाइन है वो टेकन एज अ डायामीटर, यानी कि जो हमारा इनिशियल लाइन है वो कहाँ लाई करे, कहाँ से पास करे, डायामीटर, यानी उसके जो डायामीटर कहने का मतलब है जो उसका व्यास है, रेडियस जैसे हम लेते हैं व्यास, यानी उसके व्यास के से पास करे, उसका जो व्यास हो वही क्या हो, इनिशियल लाइन, या डायामीटर जो हो उसका इनिशियल लाइन। तो चलिए फोटो बना लीजिए पहले। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाइए बड़ा सा, फोटो सुंदर सा बनाइएगा, क्योंकि आप जब फ़ोटो खींचते हैं तो कई बार फ़ोटो लेते हैं तब जाके आपका फ़ोटो सही आता है, नहीं कहीं इधर पोज गड़बड़ हो जाता है, कभी उधर पोज गड़बड़ हो जाता है आप लोगों का। तो आप लोग सही से लीजिए, जैसे आप अपना फ़ोटो लेते हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाइएगा। तो ये हम मान ले रहे हैं इसका क्या है, डायामीटर, और पोल हमारा सर्किल पे लाई करेगा तो ये क्या होगा, सर्किल पे यहाँ लाई कर जाएगा। क्लियर है सबको? तो इसको पोल बोलेंगे हम लोग, क्या है हमारा पोल, ए ओ, क्या हो गया ये हमारा पोल, ठीक।
सेंटर हमारा यहाँ रहेगा ही सी, तो इसका हम देखिए ए रेडियस के बराबर होगा, तो पोल से जो सेंटर की दूरी होगी वही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट तो ए कामा, अब देखिए थीटा कितना होगा, क्योंकि ए वाली लाइन अगर इसके लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसका जो रेडियस वेक्टर लिखेंगे तो इसी के अलोंग होगा ना। क्लियर है बात हो सबको। तो इसका जो रेडियस वेक्टर होगा किसके अलोंग होगा, रेडियस वेक्टर इस पॉइंट का लिखें सी का, पोल से, तो पोल से खींचेंगे तो क्या आएगा, इसी पे आएगा, तो क्या हो जाएगा रेडियस वेक्टर। इसको आगे बढ़ा लीजिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ए। ठीक, तो जो हमारा डायमीटर क्या है, इनिशियल लाइन, तो यहाँ ए लिख सकते हैं ऐसे, ए यहाँ मत लिखिए, यहीं लिख लीजिए। ठीक, तो हमारा इनिशियल लाइन हो गया, तो इसको लिखिए इनिशियल लाइन, जो हमारा डायमीटर है इनिशियल लाइन। और यहाँ पर हो गया एक पॉइंट लेंगे कहीं पर रेडियस पे, तो ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, जिससे 90 डिग्री ना लिखे, नहीं तो आप लोग कहेंगे 90 डिग्री हो रहा है। पी इक्वल टू आर कामा थीटा हमेशा ले दे, तो आर कामा थीटा यहाँ लेंगे। तो यहाँ से इसका अगर रेडियस वेक्टर लिखेंगे तो ए आर होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग आर, और जो इसका एंगल होगा इनिशियल लाइन क्या है हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर से कितना होगा थीटा, और इसका एंगल जो हम लिखेंगे इसके लिए रेडियस वेक्टर वो कितना होगा, ए ही रहेगा हमारा यहाँ से, क्योंकि जो जितना डिस्टेंस सर्किल का जो रेडियस होगा उसके बराबर ही होगा। और ये भी क्या है, रेडियस ही है, क्योंकि सर्किल पे कहीं भी पॉइंट को हम अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे वो क्या रहेगा ए, तो यानी ए भी डिस्टेंस ए ही है और ए भी डिस्टेंस ए है। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही है सबको डायग्राम। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा आर कामा थीटा। तो यहाँ दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ तो हो गई जो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब यहाँ पर 0 आएगी, क्योंकि वो इनिशियल लाइन से कहाँ कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ 0 लिखिएगा, जो कितना एंगल बना रहा है 0, क्योंकि ये लाइन इसी पे लाई करके ना, जैसे एक लाइन है ये, और कहें कि ये हमारी पहले राइट थी, सेंटर कभी यहाँ लाई करती थी, तो ए कामा हम R1 कामा θ1 लेते थे जब हमारा पोल सर्किल जो मान लीजिए नहीं लाई कर रहा है। तो यानी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम इसको इधर की ओर ला रहे हैं, धीरे 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 इसको ला दिए यहाँ पर। तो इस लाइन को अगर इसी पे ला देंगे तो कितना एंगल हो जाएगा 0, तो वही एंगल हमारा क्या हो गया 0, क्योंकि सी हमारा कहाँ आ गया, डायामीटर पे ही रहेगा ना सेंटर। आप लोग जानते हैं कि अगर डायामीटर से जो हमारा सेंटर कहाँ से पास करता है, हमेशा सर्किल का जो सेंटर होता है हमेशा डायामीटर से पास करता है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए व्यास की जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है ना, लेटस रेक्टम बोला जाता है ना। तो लेटस रेक्टम जो हमारा होगा सर्किल का, ठीक। तो कितना होगा बताइए, हिंदी में जीवा बोलते हैं, इंग्लिश में शायद लेटस रेक्टम बोलते हैं इसको ना, क्या कहते हैं उसको बताइए, कि फोकल कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम ही शायद बोलते हैं, तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो लेटस रेक्टम जो हमारा होगा यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि लेटस रेक्टम पे हमारा सेंटर लाई करे, लेकिन डायामीटर पे हमेशा लाई करता है। और सबसे लंबा जो होता है, लार्जेस्ट होता है, वो डायामीटर ही होता है, क्या, लेटस रेक्टम। अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट जो लेटस रेक्टम होगा वो क्या होगा, सर्किल का डायामीटर। इतनी बातें हो गई, लेकिन यहाँ पर जो केस चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, चलना मार्केट लेटस रेक्टम, ठीक। समझ में आया सबको यहाँ तक, क्लियर है सबको ना। चलिए तो यहाँ लिखिए, इन दिस केस क्या मिलेगा हमें, R1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए। R1 की जो वैल्यू यहाँ पर थी क्या हो गई, ए हो गई, एंड θ1 की जो वैल्यू हमें मिली क्या मिली यहाँ पर अब 0। तो यही दो केस बना हमारा, तो इसको पुट कर देंगे, पुटिंग R1 इक्वल टू ए एंड θ1 इक्वल टू क्या 0 इन इक्वेशन नंबर स्टार। तो इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे तो बिगेट क्या मिलेगा हमें, वैल्यू पुट कर ये वहाँ पर, तो R² प्लस A² माइनस 2R A cos θ-0 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा A²। तो यहाँ से A से A मारे जाएगा, यहाँ R² माइनस 2R यहाँ 0 हो गया, तो A मिलेगा RA cos θ इक्वल टू इधर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, R कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ R माइनस 2A cos θ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R तो 0 होगा नहीं, तो R माइनस 2A cos θ इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है सबको, क्लियर हो गई बात है को, समझ में आ रहा है सबको ना, इतनी बातें सबको समझ में आई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
आर इक्वल टू क्या मिलेगा 2a cos थीटा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा रेडियस का इक्वेशन आया वो किस तरीके से है, आर इक्वल टू 2a cos थीटा। ठीक, तो हमारा क्या, सॉरी रेडियस का इक्वेशन नहीं आया है, एक सर्किल का इक्वेशन आया किसमें, आर और थीटा के टर्म में। जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन का आता था एक्स और वाई में, कार्टेशियन में अगर निकालते तो हमारा इक्वेशन किस तरीके से आता था सर्किल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसी में कुछ पर्टिकुलर केस बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता था तो एक पर्टिकुलर केस होता था कि जहाँ पर इसका रेडियस क्या है ए और इसका सेंटर क्या है 0,0। उस केस में हमारा क्या होता था, सर्किल का इक्वेशन ऐसा बनता था। क्लियर है। तो ये पर्टिकुलर केस कार्टेशियन इक्वेशन के लिए था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर पोल के केस, पोलर कोऑर्डिनेट में ये हमारा पर्टिकुलर केस, 2 केस हैं। यही 2 केस पूछे जाएंगे आपसे, जब भी पूछे जाएंगे डेरिवेशन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन आपसे इसका नहीं पूछा जाएगा। अब हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ से टॉपिक ख़त्म होते हैं सारी चीज़ें। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कोनिक सेक्शन। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। तो जो लोग पी एन पांडे सर की बुक लिए हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग पी एन पांडे सर की बुक पढ़िएगा और आदत डालिए बुक पढ़ने की और ख़ुद से समझने की, क्योंकि एमएससी में जाएंगे तो आपको कोचिंग नहीं मिलेंगी कहीं भी। कोनिक सेक्शन और आपकी आदत नहीं बनी रहेगी अगर खुद से पढ़ने की और समझने की, तो शायद आप लोग एमएससी में उतना अच्छा ना समझ पाएँ। तो कोनिक सेक्शन कल हमारा टॉपिक रहेगा, कोनिक सेक्शन। तो कल हम चर्चा करेंगे कोनिक सेक्शन पे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आई है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग। और चैनल से जुड़ जाएँ जिससे आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चल जाए और अपना टाइम पर अपने लेक्चर को आप लोग अटेंड कर पाएँ। और जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं अगर उनको नहीं पता है तो उनको भी बताइए, जिससे वो भी इन वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।